So continuing this chapter, that is principles and processes. So in this, what we have done is till now, the restriction endonucleases that cut the DNA segment at their specific sites. अभी तक क्या हुआ कि हमारे पास whole length DNA है, उस whole length DNA को हमने at particular sites पे cutting करवा दिया, and what we have obtained is this fragment of the DNA. ठीक है, जब हमारे पास ये ऐसी पैलिंड्रोमिक साइट्स होंगी, हमने तो अभी एक साइट की बात करी, EcoR1 इंट्रोड्यूस किया, GAATTC जो है उसने अपना रोल प्ले कर दिया, एंड इट हैज बीन कटिंग द डीएनए एट द फ्रेगमेंट्स, फॉर्मिंग द फ्रेगमेंट्स, ठीक है, एट डिफरेंट साइट्स. ठीक है, तो इतने सारे जब डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो है वो बन जाएंगे, उनको एक अप्रोप्रिएट मैनर में हमारे पास लोकेट होके हम लोग इजिली आइसोलेट कर पाएंगे उस फ्रेगमेंट को विच कैरीज द जीन ऑफ इंटरेस्ट फर्दर, है ना. तो हमें क्या करना है बेसिकली, आफ्टर दिस फ्रेगमेंटेशन ऑफ द डीएनए वी आर टू आइसोलेट और वी आर टू सेपरेट आउट द डीएनएज फ्रेगमेंट्स so that we can isolate out the gene of interest fragment. ठीक है, जहां पे वो फ्रेगमेंट डीएनए का है, जहां पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि होल लेंथ ऑफ डीएनए को पढ़ना इज नॉट इजी. ठीक है, होल लेंथ ऑफ डीएनए में अगर हम लोग ये कहें कि इंटैक्ट डीएनए है, पूरी लेंथ में से हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लोकेट कर पाएंगे और उसी को रिमूव आउट कर पाएंगे, इट इज अ बिग टास्क. ठीक है, इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क. तो उसके लिए क्या हुआ, उसके फ्रेगमेंट्स बना दिए गए, छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए गए, and then figure out where is your gene of interest, that what you wanted to introduce into the host cells. ठीक है, तो वहां के लिए हमारे पास अब एक न्यू टेक्निक आता है, that is for isolation and separation of the DNA fragments, that is called as gel electrophoresis. हाँ जी, so this is the technique for isolation and separation of डीएनए फ्रेगमेंट्स. ठीक है, अब डीएनए के फ्रेगमेंट्स एक हमारे पास प्रॉपर एप्रोप्रिएट पैटर्न के अंदर अगर हमारे पास अवेलेबल हो जाए, इट विल बी वेरी मच इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई देम, टू स्टडी देम एंड टू सेपरेट देम. ठीक है, तो उसके लिए हमारे लिए ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा. तो दैट टेक्निक विच इज इन्वॉल्व्ड फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेप, दैट इज आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स, द टेक्निक इज कॉल्ड एज जेल electrophoresis. Gel electrophoresis. Electrophoresis, as the name is saying, with the help of the electric field only, we are going to separate out the DNA fragments. We know DNA is what? Negatively charged. Okay. So when the electric field is generated, the DNAs will be just pushing towards, or they will be pulled towards the positive pole of that electric field. है ना? That is anode. राइट. सो ये क्या है, प्लस ऑल्सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें एक मीडियम रखा जाएगा जिसकी मदद से ये डीएनए फ्रेगमेंट्स उसके ऊपर जो है वो अपने आप की अरेंजमेंट्स जो है वो शो कर सके इनटू द डिफरेंट बैंड्स फ्रेगमेंट्स. ठीक है, तो दिस इज विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कीपिंग द एग्रॉस जेल. एग्रॉस जेल इज द कैन से मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द मीडियम व्हिच इज रिक्वायर्ड. सो कीपिंग द एग्रॉस जेल एंड पासिंग आउट दीस डीएनएस थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी arranging all these into the fragments of the DNA into a specific pattern, which makes it easier for us to study them. So for this we need to have a electrophoretic unit first of all. What is this electrophoretic unit? This is a special, you can say tub-like structure. It is this sized. ठीक है, electrophoretic unit होता है छोटा सा. इसमें एक तरफ wells हैं. wells मतलब just you can say एक depth structures हैं थोड़े छोटे से. ठीक है, so these structures they are called as the wells, right? These are the wells, right? Over here this is a tub like structure. ठीक है, छोटा सा tub like छोटा सा structure है cuboid का, and here in this there is a medium which is filled, that is it is filled with the agarose gel. ये पूरा का पूरा इसको fill कर दिया जाता है with the agarose gel, right? With the help of the micropipettes, all the DNA fragments that has been isolated. अभी तक जो fragments टूट गए हैं, कट गए हैं, अलग अलग हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे इसमें छोटे छोटे पार्ट्स बन गए हैं, छोटे बड़े पार्ट्स हैं, तो उनको क्या है माइक्रोपिपेट से लोड कर लिया जाता है, माइक्रोपिपेट्स में फिल किया जाता है, एंड देन दे आर यू कैन से फिल्ड इनटू दीज वेल्स. ठीक है, तो वो डीएनए जो है उनको इन वेल्स के अंदर फिल कर दिया जाता है. When the electric current is then passed on, this is the positive pole, this is the negative pole. The DNA is being negatively charged, they will be repelled by the negative pole and they will be just moving across the gauze gel
pulled towards the positive pole of this electrophoretic unit. ठीक है. The ones which are the lightest ones, means the smallest of all the fragments, they will be pulled towards most towards the positive pole. मतलब जो सबसे end में present होंगे वो smallest of all the fragments वाले पीछे पीछे चले जाएंगे, और जो heaviest रह जाएंगे वो बीच बीच में यहाँ पे रह जाएंगे near the wells. ठीक है. तो this is the fragments of the DNA that which will be, you can say like this, we say, ये मैंने यहाँ पे बना दिया. So this is the kind of the DNA, they will be seen in the different bands. ठीक है. They just get arranged in the form of the different bands. The one which are not digested fully, that are the heavy ones, वो यहाँ wells के पास है, जो बिल्कुल भी digest नहीं हो पाए, जो बिल्कुल भी टूट नहीं पाए, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा heavy content of the DNA लेके रखते हैं, तो वो वाले fragments यहाँ, ठीक है. And the others, those who have been digested, they will be just moving away and making the smallest as the lightest as the farthest from the wells. Okay, so these are the largest towards the wells and the smallest of the DNA fragments away from the wells. Now to view these, means to make it visible, what we have to use is, we have to use a separate type of the chemical, that is ethidium bromide. These are then introduced into the chemical, that is ethidium bromide, इसके ऊपर डाल दिया जाएगा, UV radiations का exposure दिया जाएगा, and then easily we can locate these as a brightly colored orange colored जो fragments हैं हमें ये नजर आएंगे, bright orange, ठीक है, shining orange type के, putting this ethidium bromide and exposing it to the UV radiations. Okay, अब हमें नजर आ रही हैं fragments, right? Otherwise आपको ये gross gel के अंदर ये नजर नहीं आएंगे fragments of the DNA. They have been just dislocated, they have been just forming these patterns. ठीक है, so that is they are separated. ठीक है, according to their sizes, according to their, you can say, जितना dense structure है उस हिसाब से वो heaviest है या lightest है, तो उसके हिसाब से they have been dislocated, they have been formed into the patterns. But looking onto it, we require the ethidium bromide exposed to UV radiations. After this, what is done? अब एक एक करके हमें इसको निकालना भी है बाहर, ठीक है. That is all the DNA fragments जो हमने अलग अलग किए हैं, they have to be taken out, collected out, separated out from this unit, है ना. So when we collect them out, उसके लिए भी एक पूरा process है. That process is called as elution. ठीक है, what is that process called as? It is called as elution. Using the special chemicals again, the DNA they are treated with some elution buffers and all, and then they are collected out from these wells, from this electrophoretic unit. ठीक है, अलग कर दिया जाता है, रिमूव आउट कर दिया जाता है यहाँ से ग्रॉस जेल से, रिमूव करके अलग से कलेक्ट कर लिया जाता है इन फ्रेगमेंट्स को, एंड दिस प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड रिमूविंग all the DNA fragments out from this unit, it is called as elution. Done. So that is elution. The process involved is gel electrophoresis. How it is done? Is it clear to all? Any doubt to anyone? And G, how the gel electrophoresis is done? That is using the electrophoretic unit. Done. Okay. Now further, we have studied that next जो हमारे पास tool आता है, that is for the recombinant DNA technology. The very important tool next to the, you can say, this electrophoresis एक process हो गया, then restriction endonucleases, enzymes हो गए, जो restriction enzymes हैं, they are also playing a very significant role. And there is also another tool which plays the most significant role, that is the cloning vectors. The vectors. Vectors are what? They are the vehicles. ठीक है, वेक्टर्स क्या हैं? व्हीकल्स हैं. व्हीकल्स जो कैरी करते हैं हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को फ्रॉम द फॉरेन डीएनए. जीन ऑफ इंटरेस्ट इज पुट इनटू दिस वेक्टर्स एंड दे कैरी इट टू द होस्ट सेल वेयर वी नीड टू मेक द चेंजेस, जेनेटिकल चेंजेस, जेनेटिक इंजीनियरिंग जहां करना है वहां पे ये वेक्टर्स हमारे मटेरियल को इजीली पहुंचा पाते हैं. ठीक है, उसके लिए देयर आर सर्टेन स्पेशल फीचर्स. हम किसी को भी वेक्टर नहीं कह सकते, किसी को भी क्लोनिंग वेक्टर की तरह ऐड नहीं कर सकते या यूज नहीं कर सकते. फॉर दैट दे हैव द स्पेशल फीचर्स, मींस द स्ट्रक्चर्स व्हिच बेयर अप दीज फीचर्स, दे विल बी ट्रीटेड एज फॉर द क्लोनिंग. ठीक है, दे आर द ओनली वंस टू बी ट्रीटेड एज अ क्लोनिंग. तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर जो मोस्ट ऑफ द आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है, दैट इज अ प्लाज्मिड. व्हाट इज अ प्लाज्मिड एनीवन?
What is a plasmid? The most important of all is plasmid. Otherwise, the Keelophages can also be used. Okay, some other vectors are also there, which will be dealing afterwards. So plasmid क्या है? मुझे पहले ये बताओ. What is plasmid? Have you heard this word earlier? What is plasmid? Anyone? No one? What is plasmid? Have you heard of this word earlier? सुना है कहीं पे ये word plasmid? Yes. Raise your hand. Raise your hand. No? Raise your hand, beta. Any one of you? Okay. What is this plasmid? The plasmid is the extra chromosomal material which is found in the bacterial cells. You remember? जस्ट मैं आपको एक रफ स्केच बना कर बताती हूँ. बैक्टीरिया आप लोगों ने पढ़ा था 11th में. तो यहाँ पे दिस हैज इट्स ओन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है ना. सॉरी एक्स्ट्रा नहीं, ये अपना उसका ओन क्रोमोसोमल मटेरियल उसका अपना है. प्लस साथ में एक एक्स्ट्रा सर्कुलर इस तरह से डीएनए होता है. तो शाह यू सेड इट्स सर्कुलर डीएनए. Circular is its shape, ठीक है. It's a structural feature you can say. As its own DNA that is linear, ठीक है. But this is circular, okay. But what it is not its own chromosomal material. It is its extra chromosomal material. Extra information is carried over here in the plasmid. What kind of extra information is carried over here? That is plasmid के अंदर ऐसी कौन सी information present होती है? For example, are they that is the antibiotic resistance जैसे वो होते हैं, है ना. अगर कोई रेजिस्टिविटी की जीन प्रेजेंट है तो वो इस प्लाज्मिड के ऊपर होगी. एंटीबायोटिक्स को लेकर रेजिस्टिविटी की अगर जीन है तो वो यहाँ पे प्लाज्मिड में प्रेजेंट होगी. अदरवाइज क्रोमोसोम्स इटसेल्फ दे डू नॉट हैव दैट पर्टिकुलर जीन्स, ठीक है. सो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज कैरिड ओवर हियर इन द प्लाज्मिड. One feature that plasmid had, there are many number of the features which are required by a cloning vector. तो ही इसको हम लोग एक एक्चुअल सेंस में एक अच्छा क्लोनिंग वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है. एंड इट इज यूज्ड इन द आरडीएनए टेक्नोलॉजी. बट एक फीचर यहाँ पे प्लाज्मिड का था कि ये जो है ये रेप्लिकेट करता है. प्लस साथ में जो इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट रहेगा, जो फॉरेन डीएनए अटैच हुआ है, वो फॉरेन डीएनए को जब ये रेप्लिकेशन करेगा तो उसको रिमूव कर देगा होस्ट सेल के अंदर जाके, होस्ट मशीनरी के अंदर जाके. ये अपने सर्कुलर डीएनए को वापस फिर से रिकम्बाइन कर लेता है, ठीक है. तो जिस वजह से ये इसका बड़ा अच्छा एक फिनोमिना था कि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द डीएनए उसको जाके ये हमारे होस्ट सेल्स में खुद ही रिमूव आउट करवा देगा. तो उस वजह से इसको ट्रीट किया गया. एंड फॉलोइंग आफ्टर बहुत सारे और इसके पॉइंट्स आए जो सारे के सारे फॉलोड बाय दिस प्लाज्मिड थे. हेंस इट इज द बेस्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स व्हिच इज यूज्ड टिल डेट इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है. तो है क्या वो सारे फीचर्स हैं क्या? सबसे पहले what are various features? Give this heading for this. The features which a good cloning vector should has. What are the various features that a good cloning vector should bear or should show, should exhibit? Number one is the presence of ORI. That is origin of replication. ORI site should be present associated with this vector, ठीक है. Origin of replication site. Origin of replication site का मतलब क्या है? Origin of replication. अभी हमने इसको एक सर्कुलर डीएनए का स्ट्रक्चर बोला, that is it is having a circular DNA. अब इसमें ORI प्रेजेंट होगा. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से यहाँ पे इसका ORI that is the replication का साइट अवेलेबल है, ठीक है. So initially it replicated. This was made to open from this site. यहाँ से इसको ओपन करने को बोला, ठीक है. Enzymatically ये ओपन हो गया सारा, ठीक है. This whole segment of this DNA that got opened out. Origin of replication का मतलब क्या है? यहाँ से शुरुआत होगी. The whole length along it is going to take the replication, ठीक है. When this opened out, the new fragment if attached on this side, जब ये क्या करेगा? Origin of replication यहाँ से चलाएगा, पूरा whole length से चलाएगा. यहाँ पे आके जब भी extra DNA है, यहाँ पे आके this will discard out or remove out this particular portion again, recombining its own DNA back. तो वो जो फॉरेन डीएनए ऐड किया था वो होस्ट सेल के अंदर जाके जब इसको दोबारा रेप्लिकेट किया जाएगा तो होस्ट सेल के अंदर ये फॉरेन डीएनए का पोर्शन जो है वो वहां पे छोड़ देगा, सो दैट इट कैन बी फिट इनटू द होस्ट्स ओन जीनोम मशीनरी, ठीक है. होस्ट की अपनी जीनोम के अंदर वो फिट हो सके. ये छोड़ेगा तो पकड़ेगा ना होस्ट सेल का जो जीनोम है,
ठीक है. सो दैट इज इट हैज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, दैट इज ORI साइट. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट फीचर, द गुड क्लोनिंग वेक्टर शुड हैज इट्स ओन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट. ठीक है. Secondly, it should have the second feature, that is the selectable markers. Second are the selectable markers. अब ये क्या है? These are the special genes. Selectable markers जो हैं ये क्या है? कुछ selectable genes हैं, कुछ special genes हैं जो कि हमें help करेंगी if they are introduced into the cells, into the plasmid like or into the cells, then into the bacterial cells. Then they are basically helping us to differentiate between the cells which have undergone the transformation and which have not undergone the transformation. मतलब क्या है कि जैसे अभी आप लोगों ने कल जो मैंने लेक्चर करवाया था उसमें हमने एक डायग्राम बनाया RDNA टेक्नोलॉजी का फुल जो स्टेप वाइज मैकेनिज्म है. देयर वाज अ वेक्टर DNA, देयर वाज अ फॉरेन DNA. द फॉरेन DNA वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू वेक्टर DNA. द वेक्टर वाज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल्स, इनटू द होस्ट सेल्स. ठीक है. वहां जाके अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है. ट्रांसफॉर्मेशन किन किन सेल्स में हो पाया, मतलब जो हमारा वेक्टर DNA था जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो किस किस सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया, कौन कौन से सेल्स में पहुंच गया या किन सेल्स में नहीं पहुंच पाया, ये हमें आइडेंटिफाई करना होगा. क्योंकि हमारे पास लॉट मैनी सेल्स हैं. अगर हम सारे के सारे सेल्स के साथ आगे के प्रोसीजर्स ट्रीट करते रहेंगे तो वी आर जस्ट वेस्टिंग मच ऑफ आवर एनर्जी एंड आवर you can say money also, that is treating them with the different mediums and all, है ना. तो इतना ज्यादा टाइम, एनर्जी, मनी ये सब चीजें वेस्ट करने की बजाय क्यों ना हम सिर्फ उन्हीं पे फोकस करें जिनके अंदर चेंजेस आ चुकी हैं, हमारी डिजायरेबल चेंजेस आ चुकी हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेंट्स. ठीक है. वो सेल्स जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन शो किया है उनको हमें these are called as ट्रांसफॉर्मेंट्स. ठीक है. इनको हमें सेपरेट आउट करना है. वी आर टू separate out the transformants from non-transformants with the help of with the help of the special genes that which helps in this work, separating out transformants from the non-transformants. They are the genes called as selectable markers. For example, the plasmid. This plasmid abhi maine bataya tha na, there is a special gene like that of resistivity to antibiotics which is present in the plasmid that can be treated as for knowing whether the transformation has been done or not. वो कैसे, वो हम आगे पढ़ते हैं. So this is selectable genes. कौन सी हो सकती हैं? That are the antibiotic resistant genes. Antibiotic resistant genes. For example, resistant to the antibiotics like that of ampicillin, tetracycline, ampicillin. Then there is tetracycline. Then chloramphenicol is there. ठीक है. Kanamycin is there. So ये सारी क्या है? Phenicol, COL. So these are a few of the antibiotics against which the resistive genes present in the plasmid, which are going to show us and help us to differentiate, to distinguish between the transformants and the non-transformants, so that we can isolate only the transformants and proceed further only with the transformants. No need to gather the non-transformants with you, है ना. क्योंकि हमारा मेन फोकस कहाँ है? हमें DNA का जेनेटिक इंजीनियरिंग करवाना है और आगे हमें ट्रांसफॉर्म्ड मटेरियल जो है वो आगे भेजना है. ठीक है. Getting. Now the next is the third feature, that is the cloning sites. Third feature is for the vectors, cloning vectors के लिए. The third feature is cloning sites. Cloning site. Now in case से हम लोगों को क्लोनिंग करवाना है, ठीक है. अगर हमें इसका क्लोनिंग करवाना है मतलब हमें कुछ जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करना है इनटू द वेक्टर DNA, प्लाज्मिड DNA के अंदर. प्लाज्मिड ही हम कंसीडर कर रहे हैं ना एज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन. तो प्लाज्मिड के अंदर अगर डालना है हमें, first of all, the plasmid or the good vector, the cloning vector which is used in the RDN technology, that should have a single, preferably single only cloning site. Single, सिर्फ एक होनी चाहिए इसके अंदर cloning site. क्यों ऐसा? क्योंकि अगर मल्टीपल cloning sites होंगी तो क्या होगा? डिफरेंट साइट्स पे ये एंडोन्यूक्लियेसेस जो है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो एक्शन कर देंगे.
क्लोनिंग करनी ना आपको, वहां पे डीएनए को इंसर्ट करना है। अब जहां पे इंसर्ट करवाना है, अगर हमारे पास डिफरेंट, अगर मेरे पास सपोजिंग ये प्लाज्मिड है और यहाँ पे अलग अलग क्लोनिंग साइट्स, इतनी सारी साइट्स है, तो क्या होगा, द डीएनए एज अ होल इज गोइंग टू बी डिस्टॉर्टेड इनटू द फ्रेगमेंट्स। पूरा का पूरा वेक्टर ही फ्रेगमेंट्स में चेंज हो गया। अब इतने सारे फ्रेगमेंट्स और इतना ज्यादा फिर उसके बाद क्लोनिंग्स हो जाएंगी बीच में, वो एप्रोप्रिएट साइट्स पे हो पाती है नहीं, एप्रोप्रिएट पेयरिंग कर पाती है नहीं, तो ये भी हमारे लिए पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। दिस विल क्रिएट अ बिग कंफ्यूजन, है ना। हो सकता है हमारा प्रोसेस जो है वो अच्छे से जा ही ना पाए, हमारा वेक्टर जो है दैट इज नॉट गोइंग टू कैरी, इवन द वेक्टर्स ओन यू कैन से स्ट्रक्चर हैज बीन डिस्टॉर्टेड। ठीक है, सो प्रेफरेबली नंबर फर्स्ट थिंग विच इज रिक्वायर्ड इन द क्लोनिंग साइट इज it should have a preferable one single site for its colony. ठीक है, सिंगल साइट ऑफ its colony. ठीक है, और जब भी हमें एक इंटरेस्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर हमें इसमें इंसर्ट करनी है, दैट इज फॉर इंसर्टिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट, इट इज स्पेशली टेकन केयर दैट क्या करना है हमें, जो रेजिस्टिव जीन्स हैं हमारे वेक्टर के अंदर, जैसे अभी मैंने बोला एम्पिसिलिन रेजिस्टिव या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिव, उनके अंदर इसको फिट करना है ताकि वो अपनी रेजिस्टिविटी का जो फैक्टर है, जो करेक्टर है, उसको लॉस्ट कर। ठीक है, फॉर एग्जांपल से जैसे दिस इज, मैं आपको पूरा प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर बनवाती हूँ। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द PBr320। ठीक है, दिस इज अ प्लाज्मिड, it has two of the sites, that is for ampicillin resistance and tetracycline resistance. This is TET-R or AMP-R. Okay, tetracycline resistor gene and this is ampicillin resistor gene. This also had a ORI at this position. ठीक है, तो हमने टेट्रासाइक्लिन और भी बहुत सारी चीजें हैं वो हम बाद में ऐड करते हैं, पहले समझो इंसर्ट करना है हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे, इन सिलेक्टेबल मार्कर्स के अंदर। जो सिलेक्टेबल मार्कर्स हमने बात करी थी ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, तो हमने यहाँ पे इंसर्शन लिया। से फॉर इंसर्टिंग अ जीन विद इन दिस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टर जीन के अंदर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, वी नीड टू ट्रीट इट विद दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज BAMH1। ठीक है, नाउ वी आर यूजिंग अनदर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसका खुद का अपना रिकॉग्निशन साइट इस जीन के अंदर पड़ा, इसी लोकेशन के अंदर है। ठीक है, हमने क्या किया, BAMH1 के साथ इसको ट्रीट करवा दिया, इट वेंट इनटू द ओन रिकॉग्निशन साइट एंड मेड एन एक्शन, मतलब वहां पे कट कर दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां जाके जुड़ गया, इसके बीच में एक्स्ट्रा लग गया। जब जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारी इस पूरी जीन ऑफ द रेजिस्टिविटी के बीच में आ जाएगा, पहला एक्शन इसका क्या था, रेजिस्टिविटी टुवर्ड्स द टेट्रासाइक्लिन। सिर्फ इस साइट की बात करूं मैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिव जीन है, इतनी जीन पहले काम कर रही थी टेट्रासाइक्लिन को, एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट थी। मतलब ये अगर हम इसको ग्रो करेंगे इन द कल्चर, हैविंग द कल्चर मीडियम के अंदर मैं अगर एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन डाल दूं, तो ये वाले बैक्टीरिया इनिशियली ग्रो नहीं कर पाते, ये प्लाज्मिड्स ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि ये सॉरी वो ग्रो कर पाएंगे, टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर पाएंगे क्योंकि ये रेजिस्टिव है, मतलब उनको कोई एक्शन का लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, हमने इनका क्या है, जीन तोड़ दिया, बीच में से तोड़ दिया ना, अपना तो नेचर इसका खराब हो गया। सेंटर हमने इसमें क्या इंसर्ट कर दिया, एक्स्ट्रा जीन इंसर्ट कर दिया विच इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो मैंने डार्क डार्क लाइंस लगाई है शोज द स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब इसकी अपनी स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट होगी, इसकी जो रेजिस्टिविटी वाली जो एक कंडीशन थी, टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्टेंट रहता है ये, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अब ये ससेप्टेबल हो जाएगा, मतलब अब ये खुद में रेजिस्टेंट नहीं रहा क्योंकि ये इसका अपना स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो गया, अब ये वाला जीन काम नहीं कर पा रहा। जब ये रेजिस्टिव नहीं रहा तो ससेप्टेबल हो गया, और टेट्रासाइक्लिन वाले कल्चर में ये अब ग्रो नहीं कर पाएंगे, ये खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, सो दैट इज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिविटी हैज बीन, दिस ओन जीन हैज बीन deactivated or inactivated because of the insertion of extra pair of the, you can say, genes in this, है ना। तो this is the phenomena what is called as insertional inactivation, what we call it as insertional inactivation. Done.
insertional inactivation, which has inactivated the gene when a separate pair or an extra gene of interest was introduced into the already present gene. So that has inactivated, sorry, activation, insertional inactivation. Sorry. This is insertional inactivation. So this is going to make the gene inactive when an extra gene is introduced into the same already present gene. ठीक है, तो ये आगे इसमें रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स की जो बात है आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. यहाँ तक के लिए बेटा जरूर पढ़ें इसको पहले, so that it is every term and every concept is very clear to you. Okay, do read it, and any question from today's lecture I'll continue with the cloning side tomorrow.